किसी प्रत्याशी को पैसा चाहिए और किसी को रुतबा और किसी प्रत्याशी को चाहिए पावर। लेकिन नोएडा के सुनील शर्मा प्रत्याशी की बात करें तो उसको, नोएडा के सुनील चौधरी की बात करें तो उनको चाहिए सिर्फ नोएडा विकास के लिए वोट। यहाँ सीधे इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, सेक्टर 9 बता रहे हैं और ये एक पार्क है। इस दौरान मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं चारों तरफ, क्योंकि इस वक्त पब्लिक भी यहाँ जुट चुकी है, क्योंकि चुनावी चौपाल लग चुकी है। विधानसभा चुनाव को देखकर 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बारे में भी बातचीत होगी। कुछ समाजवादी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जितने भी पब्लिक है उनसे भी इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि वो लोग भी हमें बताएंगे कि आखिर किस तरीके का वो अपना विधायक चाहते हैं और मौजूदा विधायक से उनकी क्या शिकायतें हैं या आने वाले विधायक से उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज जो है जिला गाजियाबाद में 2 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक प्रेजेंट मुख्यमंत्री, आज दोनों एक साथ हैं। प्रेजेंट वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो मुरादनगर में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी बस यात्रा को लेकर हापुड़ गए हैं। वो कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी के नेता हमारे साथ है, शकील सैफी साहब। शकील सैफी साहब, आपसे पहले भी बातचीत हुई थी, आपने बहुत तीखे सवालों के तीखे भी जवाब दिए हैं। क्या लगता है कि आज योगी जी गाजियाबाद में लगातार चौथी दफा आए हैं, क्या लगता है योगी जी कुछ गाजियाबाद में खजाना वजाना है क्या? नहीं, हम जो है समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आपने एक सवाल करा कि आप किसे चुनना चाहते हैं। एक तरफ धन और बल पे लोग यहाँ जीतते हैं, लेकिन जनता की कोई सुध नहीं लेते। लेकिन दूसरी तरफ वो नौजवान है, वो सक्सेस है, जिसका नाम सुनील चौधरी है। चाहे वो दलितों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे रेहड़ी पटरी वालों की बात हो, या रिक्शे वालों की बात हो, या झुग्गी झोंपड़ी वालों की बात हो, सुनील चौधरी हर वक्त संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा विधायक जो हमारे बीच हमेशा रह सके, जिसके घर हर बच्चे को पता है, हर बच्चे पर उसका मोबाइल नंबर है। लेकिन जो व्यक्ति को हमने चुनने का काम करा, जिस व्यक्ति को यहाँ से चुन के हम लोगों ने भेजा, वो व्यक्ति टूरिस्ट की तरह आता है और टूरिस्ट की तरह चला जाता है। हम चाहते हैं ऐसे विधायक को अलविदा कहनी चाहिए, ऐसे विधायक से निजात पानी चाहिए। ऐसे विधायक को अलविदा कहकर उसे जहाँ जो उसका स्थान है, जो अपने पिता के बंगले में रहता है, जो रक्षा मंत्री है, वो वास्तव में बंगले की सोही ज़्यादा बेहतर होगी। इस पर, इन सड़कों पर इस जनता की कोई सुध नहीं लेता। हम चाहते हैं भाई सुनील चौधरी को, आप जनता से कहना चाहते हैं सुनील चौधरी को जिताने का काम करें। और हमारे पार्टी का नारा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में दवा फ्री, मुफ्त और इलाज मुफ्त होगा। ये समाजवादी पार्टी का नारा है। चाहे एलिवेटेड रोड की बात करें, चाहे नारी निकेतन की बात करें, चाहे तमाम सड़कों की बात करें, चाहे आप मेट्रो की बात करें, मेट्रो समाजवादी पार्टी सारी सुविधाएं बता दी हैं। लेकिन जनता से ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आपकी भी बातचीत एक अलग है। जनता क्या जानना चाह रही है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुल्तान अंसारी। सुल्तान अंसारी साहब, माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी और पूरा टोपी वोपी, क्या लगता है कि इस बार यूपी में चुनाव को लेकर क्या सोचती है जनता? देखिए, चुनाव को लेके जनता इस बार ये सोच रही है कि बदलाव चाह रही है जी। बदलाव क्यों चाह रही है? बदलाव इसलिए चाह रहा है कि जनता परेशान है। जनता कैसे परेशान है? गैस सिलेंडर जो 400 रुपये का था 1000 रुपये हो गया। गरीब मजदूर वो सिलेंडर कैसे भराएगा? पसंद कौन सी पार्टी है? बस सीधा यहाँ बात खत्म। पसंद कौन सी पार्टी है? देखिए, AIM नहीं, पसंद के, देखिए पसंद की बात यह है, यहाँ पसंद की बात यह है कि हर आदमी इसलिए बदलाव चाह रहा है कि चाह रहा है कि जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उनके समय में राशन भी हम लोगों को मिलता था, सारी चीज़ें मिलती थी, सारी तो फ्री भी दे रहे हैं लगातार। कुछ नहीं मिल रहा जी। एक बार मिला, दोबारा मिल नहीं रहा। जहाँ 10 किलो मिलता है वहाँ 5 किलो मिल रहा। कहाँ? यहाँ तो इनको राशन के वो हो रहे हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? बोलो। आपका? मेरा नाम उपदेश श्रीवास्तव है। क्या मैं मास्क निकाल के बात करूं या ऐसे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा गैप देख लें, कोई बात नहीं। लगा तो रखा है आपने, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बताइए कि क्या लगता है कि क्या चाह रही है जनता? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता की बात आप उठा रहे हैं और मीडिया की तरह नहीं है जिनको कुछ और ही नाम दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिप कटेगी नहीं। नेताजी ने अभी हमारे बताया कि 300 यूनिट बिजली फ्री और तमाम सुविधाएं गिनाई हैं, अस्पताल का, बिजली का। अस्पताल तो आज भी फ्री है। क्या वहाँ डॉक्टर है? खाली दवाई से काम नहीं चलता है। डॉक्टर की व्यवस्था कौन करेगा? बड़ा सवाल है और इस पर हमको विचार करना चाहिए। जब डॉक्टर होगा तो सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए।
शिक्षा होगी तो डॉक्टर होगा। हमारे स्कूलों के हालात क्या हैं ये सब आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी रहे, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, आज बड़ा संदेश दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि यहाँ पे नोएडा में कई बार किए आना जाना। क्या हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे? अखिलेश जी यहाँ रहेंगे, लखनऊ रहेंगे, यहाँ कितने दिन आएंगे? इस पे क्या आपका सवाल रहेगा, क्या जवाब रहेगा? मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मैं बढ़िया बात कही है। कोई इनका जवाब देना चाहेगा? आप मुझे ये बताइए। अच्छा, शकील सैफी साहब भी देना चाहेंगे? इनके सवाल बिल्कुल जायज है। उन सवालों का जवाब क्या है? क्या अखिलेश जी, क्योंकि अभी तक जब तक मुख्यमंत्री रहे नोएडा नहीं आए, एक मिथ बन गया कि जो नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। योगी जी ने इस मिथ को भी तोड़ा है। क्या लगता है कि अखिलेश जी आएंगे नहीं आएंगे? देखिए, अखिलेश जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? यह प्रदेश का हमारा हिस्सा है, नोएडा भी प्रदेश का हिस्सा है, और जिस प्रदेश का मुखिया प्रदेश में हर जगह आएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अभी आपने देखा कल हेलीकॉप्टर रोक लिया गया, हेलीकॉप्टर रोक लिया, उनके प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। ये जो सरकार चल रही है वो चाहती है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क ना करे, लेकिन ज़बरदस्ती अखिलेश यादव जी आज गाजियाबाद आए। और हम ये कह रहे हैं, भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, पढ़ाई की बात कही, शिक्षा की बात कही, डॉक्टर ना होने की बात कही, वास्तविकता की बात है, बिल्कुल सच्चाई है। मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन एक बार आप मौका दें, डॉक्टर भी मिलेगा, दवाई मिलेगी, एक्सरे भी होगा, और अल्ट्रासाउंड भी कराने का काम समाजवादी पार्टी के लोग सरकारी अस्पताल में कराने का काम करेंगे। मैं भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही। एक जनता ने सवाल किया और जो नेता हैं उन्होंने उसका जवाब दिया, लेकिन कुछ नेता और भी हैं, शायद वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा मोहम्मद तस्लीम नाम है। हाँ, मोहम्मद तस्लीम साहब, क्या लगता है? देखो, जनता ने बिल्कुल साफ तौर पे आपके सामने सवाल रखे हैं। सबसे बड़ी स्वास्थ्य की, फिर उसके बाद शिक्षा की, सारी चीज़ें रखी है। क्या लगता है कि जो प्रत्याशी है वो इन चीज़ों पे खरा उतरेगा, या आपकी आने वाली जो सरकार है वो खरी उतरेगी? क्या लगता है उस बारे में? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं वो सरकार ना होने के बावजूद भी जनता के बीच में रहते हैं। अब जब वो जीत जाएंगे तो जनता के काम करेंगे। दूसरी बात ये है, जो सरकार अभी चल रही है वो सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा कर रही है। ये सही कह रहे थे भाई साहब कि ना तो यहाँ पे किसी तरीके का रोजगार है, और ना ही डॉक्टर हैं हॉस्पिटलों के अंदर, और ना ही किसी आदमी की बात सुनी जाती है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले बंद करते हैं ये स्कूल, ताकि जनता पढ़ ना सके। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? भाजपा का नारा है कि बच्चा अगर पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है? इसलिए बच्चे को पढ़ाओ मत जो आगे बढ़े। सारे स्कूल बंद कर दिए, शराब कट्टे के खोल दिए। तो वो तो कोरोना गाइडलाइन का भी है ना? कोरोना और भी कुछ है। कोरोना गाइडलाइन ये भी है कि गृह मंत्री जी वहाँ पर्चे बांट रहे हैं मथुरा के अंदर, अपने हाथों थूक लगा के। अगर कोई मुसलमान पर्चे बांटता अगर हाथ थूक लगा के, तो उसको कहते हैं साला ये देशद्रोही है। मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री थूक लगा के पर्चे बांट रहे हैं मथुरा के अंदर, किसी ने ऑब्जेक्शन मीडिया ने उठाया। यही मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना उनके लिए नहीं है, कोरोना आम जनता के लिए। ये मोटरसाइकिल मार्केट है, यहाँ आए तो लोग परेशान रहते हैं। यहाँ पे लोग बुलडोजर लेके आते हैं, उठा के ले जाते हैं सामान इनका। इन बेचारों की क्या गलती है? ये मजदूर लोग हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? ना सरकार सुविधा दे रही है इनको। हमारी सरकार आएगी तो हम इनसे वादा कर रहे हैं, इनके ठिया स्थायी कराएंगे इनको, ताकि कोई बुलडोजर उनका ठिया उठा के न ले जाए। ये हमारा वादा है। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात कही है। लेकिन महिला भी है हमारे साथ, महिला नेता, क्योंकि अखिलेश जी का इम्पैक्ट भी रहा है महिला सुरक्षा को लेकर। अब इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर आपकी सरकार क्या वादे करेगी? सबसे पहले तो मैं जो अभी तक प्रेजेंट सरकार ने जो अभी तक सुविधाएं दी हैं, उसमें मैं छोटे से ही शुरू करती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंतर्गत ही सरकार ने क्या सुविधा दी है अभी तक। ढेरों फार्म भेजे गए जगह जगह, झुग्गी झोपड़ियों में भी, क्योंकि मैं फील्ड में ही रहती हूँ सारा दिन और मेरा एनजीओ भी है। तो मैंने अभी तक यही देखा कि जितने फार्म भरे वो जाकर बाद में केबल टेबल पर ही रखे रहे। उसमें से कुछ ही लोगों को नाम के लिए उन्होंने एक सुविधा दे दी कि हाँ भी ठीक है, तुम्हारे खाते में 1000 रुपये चले जाएंगे। उसके बाद लोग चक्कर लगा रहे हैं कि हाँ भी हमारे फार्म भरे गए और हमें उसकी सुविधा नहीं मिली। और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाई के नाम पर क्या हुआ बेटियों के लिए? अभी तो विद्यालय ही बंद हैं, हाथ में फ़ोन दे दिए गए। ज़रूरी नहीं कि सभी जो है वो फ़ोन की सुविधा ले सकें। एक गरीब मजदूर क्या एक नेट यूज़ करने के लिए फ़ोन ले पाएगा? एंड्रॉइड फ़ोन वो अफोर्ड कर पाएगा? लेकिन उनकी पढ़ाई पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं सरकार से यही जानना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस का कब तक सिस्टम चलेगा? क्या वास्तव में ये कोरोना नाम की बीमारी है? क्योंकि मैंने लॉकडाउन में पूरी तरह से 24-24 घंटे रहकर काम करा है।
और उस समय मैंने जो लोगों के हालात देखे, नोएडा में घूम घूम कर मैंने देखा और सुविधाएं दी गई, लेकिन एक आम मजदूर को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। रास्ते चलते चलते लोगों की क्या हालत हुई है वो आप लोगों को भी पता है। ये कोरोना वाली बात जो है वो तो बिल्कुल साफ तौर पे बता रहे हैं कि कोरोना की जो परेशानी थी वो सभी के लिए थी, लेकिन जो जनता है वो क्या सवाल करती है ये भी हमें देखना है। हम इधर युवा हैं कुछ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ, क्या सोचता है युवा, क्या सोचता है सरकार के लिए कौन सी सरकार आनी चाहिए? युवा सोचता है अब तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कौन सा बदलाव देख रहे हैं कि अब जो पहले सरकार थी वो बदलाव करे या सरकार ही बदलनी चाहिए? ये सरकार ही बदलनी चाहिए। सरकार में तो रोजगार है ही नहीं। हम देखो युवा हैं, सब खड़े हैं यहाँ पे, युवा रोजगार ही नहीं है युवाओं के पास। क्या करे युवा? अब पढ़ के पर्चे दे रहे हैं, पर्चे भी वो आगे आ ही नहीं रहे। अच्छा, क्या करें हम? ऐसे बस घूमना। कोई स्रोत नहीं है, बिल्कुल भी रोजगार का कोई स्रोत नहीं है और स्कूलें बंद पड़ी है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है उसमें कितने लोगों के पास 90% लोगों के पास झुग्गी में फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन, जिससे वो पढ़ पाएँ। अब पढ़ तो जब पाएंगे जब उनके पास फ़ोन होगा, जब ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? और अभी मैंने सुनने में आ रहा है कि बिल पास हो रही है संसद में कि जो ऑनलाइन जो जिनकी सर्टिफिकेट आ रही है ऑनलाइन क्लासेस से, ऑनलाइन एग्ज़ाम से, उनका मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा उनको उन सर्टिफिकेट से। चलिए ये तो आपने बहुत अलग बात रखी है कि ऑनलाइन प्रोसेस में है, लेकिन सारी चीज़ ये तो करे क्या? कोरोना की बात करते हैं तो नेता लोग रास्ते में उतर आते हैं, बातचीत करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और यहाँ तक कि इतना भी होता है जैसा भी बताया गया कि कुछ नेता जो हैं वो थूक लगा के पर्चे भी बांट रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। इस वक्त आप हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? धन्यवाद। आप जो है आम जनों का आवाज़ उठा रहे हैं। मैं कुछ साथी बोल रहे थे कि भाजपा सरकार राशन दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ आप राशन मत दीजिए। ये जो नोएडा एक इंडस्ट्री हब है, यहाँ पे लोगों को रोजगार दीजिए। आज गांव में चले जाइए, कितने मकान बिल्डिंगें खाली है। जो मजदूर गरीब थे वो पलायन कर लिए यहाँ से। 8,000 रुपये में एक गरीब आदमी क्या मजदूरी, क्या पालन पोषण करता है, क्या बच्चे को अपना ऑनलाइन पढ़ाएगा? अगर जिनके पास 2 बच्चे हैं 600-700 रुपये का रिचार्ज कहाँ कर पाएंगे, किराया कहाँ दे पाएंगे? और कोरोना काल में ये मोदी सरकार लोगों को यहाँ से जाने का सुविधा नहीं दे रहा था मजदूर को, आज वो राशन दे रहे हैं। राशन नहीं चाहिए, यहाँ के आम जनता को रोजगार चाहिए। धन्यवाद। रोजगार की बात भी हो गई, शिक्षा की बात हो गई, चिकित्सा की बात हो गई, लेकिन अभी भी लोगों के यही सवाल है कि विधानसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी किस पर सबसे ज्यादा भारी रहेगा। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलक, नोएडा से। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।